हेलो बच्चों, +1 क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग पहली यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर आज हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस का मतलब है यहाँ पर कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या दो एलिमेंट्स या दो एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, क्या क्या रूल होता है, कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में डिज़ोल्व करने से मिलेगी। जैसे वाटर है, H2O उसका फॉर्मूला है, क्लियर है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, वो इतना ही क्यों मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के अंदर क्यों नहीं होते, क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए कुछ लॉज हैं, हम उनको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें से पहला है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है बेसिकली ये भी, लेकिन जस्ट आप सुन लीजिए। इसको आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, और आपने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा इवन इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट वर्ड से याद करिए, क्लियर है। कांस्टेंट होना, स्थिर रहेगा। यानी कि वो कह रहा है कि एक जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, मान लीजिए कि उसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है, कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं बचा, क्लियर है। सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो वो कह रहा है कि जितना आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया है, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि जितना रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट बना है, तो दोनों का मास इक्वल मिलेगा आपको। कैसे? मान लीजिए कि आपने 10 किलोग्राम रिएक्टेंट लिया था और वो सारा का सारा रिएक्ट होकर अगर प्रोडक्ट बना लिया, तो प्रोडक्ट भी आपका क्या मिलेगा फिर बेटा? 10 kg मिलेगा। ना 10 kg से कम होगा, ना 10 kg से ज़्यादा होगा। टोटल अमाउंट आपको इतना ही मिलेगा, क्लियर है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ ऐसे रिएक्शन के तौर पर, मान लो A + B है, यहाँ पर मुझे C + D प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये मान लीजिए मैंने 1 ग्राम लिया है और ये मान लो कि मैंने 2 ग्राम ऐड किया है बेसिकली बेटा, ठीक है। उसके बाद COD बना। ये दोनों चाहे कितने कितने बने हमें मतलब नहीं है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट का जो मास होगा वो टोटल रिएक्टेंट के बराबर होगा, रिएक्टेंट के मास के बराबर, सॉरी। तो ये मान लो कि ये 1.5 बन जाएगा, ये भी 1.5 बन गया मान लो, ठीक है। तो इसका सम भी कितना हो गया? 3 ग्राम्स। इसका सम भी कितना हो गया बेटा? 3 ग्राम्स हो गया। लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है आपकी, क्लियर है। अगर कंप्लीट हो रही है, बस सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कंप्लीट नहीं हो रही, फिर उतना ही मास काउंट करेंगे जितना मास अगर आपका रिएक्टेंट का, मान लीजिए कि आपने 10 किलोग्राम रिएक्टेंट लिया था, उसका सिर्फ 2 kg ही रिएक्ट हुआ है और उसने प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट 2 kg ही बनेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा? यानी कहने का मतलब है जितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा ना, उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो कह रहे हैं मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास नहीं बदलता, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स इट, क्लियर है। या आप ये भी कह सकते हो कि मास या मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मैटर को ख़त्म कर सकते हैं, ना आप बना सकते हैं उसको। अगर आपने 10 किलोग्राम रिएक्टेंट ले लिया है और वो 2 किलोग्राम अगर कम हो गया है वो, तो वो 2 किलोग्राम प्रोडक्ट में बना है और वो प्रोडक्ट में कहीं और से नहीं आया है, आपने नहीं बनाया, वो पहले से ही कोई मास था, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए बोलते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली बेटा, ओके। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम दे रखी, जैसे कि अगर आप लोग मतलब 1 लीटर वाटर ले लीजिए, उसको आइस बना लीजिए। 1 लीटर वाटर का जितना वेट होगा उतना ही बेटा उस 1 लीटर वाटर से जो आइस बनेगी उसका भी वेट सेम मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए फिर तो इसके अंदर 1-2 एग्जाम्पल्स और दे रखे होंगे, वो रीड आउट कर लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग इसके ऊपर जो सैम्पल प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है वो वाली मत करिएगा, ठीक है। ओनली सिर्फ लॉ पढ़िए, थ्योरेटिकल पोर्शन करना है आपको ओनली, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करने इसके ऊपर। सेकंड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रपोर्शन के ऊपर बेटा। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यहीं से पता चल रहा है कि कांस्टेंट कंपोजिशन,
कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी सब्सटेंस की, यानी कि अगर दो एलिमेंट्स किसी एक एटम को मिलकर के बना रहे हैं, सॉरी किसी कंपाउंड को बना रहे हैं, तो वो कंपाउंड हमेशा उन्हीं एलिमेंट को ऐड करने से बनेगा और उतने ही रेशो को ऐड करने से बनेगा बेसिकली बेटा। और चाहे वो कंपाउंड कहीं मर्जी आप लोग ले लीजिए, उसकी रेशो सेम मिलेगी और वही एलिमेंट उसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि आपको अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, H2O, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेरा हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का मास 16 है। अगर मैं इनकी मास की रेशो निकालूं तो 1:8 हो गया बाय मास। तो आप चाहे वाटर बेसिकली बेटा आपके रतिया का ले लीजिए, चाहे टोहाना का ले लो, चाहे फतेहाबाद से ले लो बेटा, चाहे जींद से ले लो, चंडीगढ़ से ले लो, इंडिया में कहीं से ले लो, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी कहीं मर्जी से ले लीजिए बेटा, लेकिन जो पानी है उसको हमेशा कौन बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे और उनकी रेशो भी हमेशा यही होगी 1:8 बाय मास। क्लियर है बेटा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। पानी चाहे किसी का हो, चाहे वो आपका नहर का पानी हो, चाहे आपका ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे आपके बोर का पानी हो, चाहे बरसात का पानी हो। क्लियर है, पानी का फॉर्मूला हमेशा H2 रहेगा और इसको हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे और उनकी रेशो भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट कंपोजिशन, कि एक केमिकल कंपाउंड की अगर उसको वही एलिमेंट दोनों मिलकर के बना रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, एक केमिकल कंपाउंड हमेशा बना हुआ होगा सेम एलिमेंट्स का, उन्हीं एलिमेंट का। अब वाटर है, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होगा, ठीक है, और कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और बाय मास के अकॉर्डिंग उनकी जो रेशो है वो भी फिक्स्ड मिलेगी, सेम मिलेगी, जैसे 1:8 आ रहा है मेरा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जांपल ले लो आप लोग, CO2 का। इसके अंदर क्या है, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 32। अगर मैं इनकी रेशो फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो गया 3:4 हो गया बाय मास। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड सही मर्जी कहीं से आ रही हो, उसको हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे और उनकी रेशो 3:4 होगी बाय मास। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन की रेशो है। क्लियर है मेरी बात, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लकड़ी की जलाने से निकल रही हो, चाहे आपको पेपर को बर्न करने से निकल रही हो। क्लियर है, किसी भी चीज़ को बर्निंग होने से, अगर डीजल को बर्निंग करने से, पेट्रोल को बर्निंग करने से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हर बार कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगी और उसकी रेशो बाय मास 3:4 होगा बेटा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बेसिकली बेटा। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं, वो मत ट्राई करिएगा, आप लोगों को नहीं करने न्यूमेरिकल्स, ना सैम्पल प्रॉब्लम करनी है आपको, ना प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है, आपको इनमें से कुछ भी ट्राई नहीं करना। लेकिन जो कांस्टेंट कंपोजिशन है ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है बेसिकली, ठीक है। इस लॉ के कुछ मतलब ये कहे लिमिटेशंस भी है या ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक के केस में अगर मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पर बेटा, पहला ड्रॉबैक तो यही है कि एक होता है एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ये एक फॉर्मूला है बेटा एथेनॉल का, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रेशो निकालना चाहूँ बाय मास, तो कार्बन कितना है 12 to the 24, हाइड्रोजन की मास कितना है बेटा, यहाँ पर टोटल 6 मास है, ऑक्सीजन का मास कितना है टोटल 16 मास है बेटा। ये हो गया बेसिकली मेरे मास की रेशो। उसकी दूसरी तरफ मेरा एक और कंपाउंड है CH3OCH3, जिसका नाम है एसीटोन। ये क्या है मेरा, एसीटोन है, और ये क्या था मेरा, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर भी मेरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी रेशो देखो बाय मास। इसका भी कितना आएगा मास 24 आएगा, क्योंकि 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितनी है 6, तो मास कितना होगा 6, ऑक्सीजन कितनी है 1, तो मास कितना होगा 16। तो कंपाउंड 2 अलग अलग है और एलिमेंट उनको सेम बना रहे हैं और उनको रेशो भी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉबैक आ गया इसका। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा, वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर क्या है, एक बार पढ़ के देखिए। वो कह रहा है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड। वो कह रहा है अगर 2 एलिमेंट आपस में ऐड होकर के
दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, तो देन द मास ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट, तो जो एक एलिमेंट का मास होएगा विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर, जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन होएगा, वो एक सिंपल रेशो शो करेगा टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। किस प्रकार से, देखिए इस बात को मैं आपको डिफाइन करता हूँ अभी। वो क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हो, क्लियर है, तो उस टाइम पर उन दो एलिमेंट में से एक का मास फिक्स होएगा, दूसरा जो उनके साथ कंबाइन हो रहा है एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रेसो में, तो उसकी जो रेसो होएगी वो एक सिंपल रेसो आपको यहाँ पर शोज होगी बेटा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के कार्बन डाई ऑक्साइड भी बनाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर अब कार्बन का मास फिक्स है, यहाँ पर भी कार्बन क्या है 12, यहाँ पर भी कार्बन क्या है बेटा 12 है यहाँ पर मेरी, क्लियर है। तो फिक्स्ड मास ये हो गया। अब यहाँ पर पढ़ के देखो, दोबारा डेफिनेशन को पढ़िए। वो कह रहे कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब दो एलिमेंट आपस में मिलके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हो, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट का जो मास होगा विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, जो एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होगा। फिक्स्ड मास यहाँ पर ये है, इसमें ही 12 है, इसमें ही 12 ये है, तो इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। जो ये एलिमेंट जो कंबाइन होएगा दूसरे फिक्स्ड मास के साथ, वो क्या करेगा, बियर ए सिंपल रेसो टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ सिंपल रेसो होगी उसकी। यहाँ पर इसका मास कितना है 12, इसका भी मास कितना है बेटा 12 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 32। अब इन दोनों की रेसो कितनी हो गई बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में इसकी रेसो सिंपल होएगी 1:2। सिर्फ ऑक्सीजन की देखनी है, ठीक है, जो एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है, सिर्फ उसकी रेसो आपको यहाँ पर नोट करनी होगी। उसके बाद ऐसे ही आपका एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, SO2 का और SO3 का भी एग्जाम्पल उसने आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के SO2 भी बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के आपके SO3 बनाएंगे। यहाँ पर फिक्स मास अब सल्फर का हो गया, तो यहाँ पर रेसो इसका मास कितना है 32 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है बेटा 48 है, यहाँ पर रेसो कितनी हो जाएगी अब 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो अलग अलग एक एलिमेंट जो एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होएगा, वो उन दोनों कंपाउंडों के अंदर अपने आप के साथ एक सिंपल रेशो शो करेगा, ऐसे, क्लियर है। ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद करिएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। इसकी भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई नहीं करने। उसके बाद आता आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। तो बेटा जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, जो हमारा फोर्थ लॉ है, उसके अंदर वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे जो एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर है, दो एलिमेंट के एटम होंगे, वो किसी एक तीसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ओके, और उसका मास फिक्स्ड होगा, यानी उसका मास आपको कांस्टेंट रखना है। तो जो इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की मास की रेशो होएगी, क्लियर है, सॉरी एक मिनट बेटा, जो दो एटम्स होएंगे वो तीसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे मेरा, अलग अलग एलिमेंट्स के होएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक C मेरा एलिमेंट है, उसके साथ A और B आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इसका क्या है, इसका मास क्या है, फिक्स्ड मास है, ओके। ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बना रहा है, इसका जितना मास है, और यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कितना मास इसका इन्वॉल्व हो रहा है, उन दोनों की रेशो वो बराबर होएगी कब, जब A और B आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जब एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे, उस रेशो के बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, वो सेम हो सकती है या फिर सम मल्टीपल, क्लियर है, बट थोड़ा सा वो मल्टीपल भी हो सकता है, क्लियर, मल्टीपल में थोड़ा बहुत सिमिलर या मिलता जुलता सा भी हो सकता है। दोबारा फिर सुनिए, जब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होंगे, तो उस टाइम जो उनकी रेशो होगी मास की,
वो सेम होगी या मल्टीपल होगी, कब, जब वो आपस में ऐड होंगे, ठीक है, या सॉरी कंबाइन होंगे। तो मैं इसके लिए एग्जांपल आपको देता हूं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां पर बन रहा है मेरा मीथेन, CH4 बनेगा, ठीक है। तो इसका मास यहाँ पर क्या है, 4 मान लिया मैंने। इसके साथ जब ये कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पर बन रहा है H2O। क्या बन रहा है मेरा, H2O बेसिकली बेटा। और जब ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पर बन रही है मेरी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है बेसिकली बेटा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, अब यहाँ देखिए CH4 4 हाइड्रोजन कंबाइन है, तो यहाँ पर ये कार्बन 80, इसका मास कितना है यहाँ पर 12। यहाँ पर इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12। यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो रही है, लेकिन सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुई है अभी तो। H2O H4 के साथ कंबाइन होती तो डबल ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2H2O लिखूंगा मैं, क्योंकि ये फिक्स्ड मास तो नहीं हुआ ना अभी। अगर मैंने 2 नहीं लिख रखा तो फिक्स्ड मास तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही कंबाइन हुए, यहाँ 4 हुए थे। और मैं कह रहा हूँ कि ये मास फिक्स होना चाहिए, फिक्स तो 4 है, 4 के साथ भी 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होएगा 32 हो जाएगा। अब जब ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन है और ये कार्बन इसके साथ कंबाइन है, तो इनकी मास देख लो, इसका 12 है, इसका 12 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 12:32। ओके, इसका फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेसिकली बेटा मेरा 3:8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जब ये आपस में कंबाइन हो रही हैं तब इनके मास की रेशो देखो, इसका कितना 12, इसका कितना 32। अब इनकी रेशो 12:32 कितनी आ गई 3:8, सेम आ गई नहीं आ गई बेटा, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़िए, अब मजा आएगा। वो कह रहे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, द रेशो ऑफ द मासेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, कि 2 एलिमेंट्स की जो रेशो होगी मासेज की, कौन से ए और बी की, जो कंबाइन, जो जुड़ रहे हैं सेपरेटली, अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं वो, यानी कि अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, सॉरी अलग अलग बॉन्ड नहीं, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे वो, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ वो सेपरेटली कंबाइन होंगे, तो इज ईदर द सेम। तो कह रहा है कि जो रेशो होगी उनके मासेज की 2 एलिमेंट्स की, वो ईदर सेम, या तो सेम हो सकती है या फिर सम मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मासेज इन विच, जब ए और बी आपस में कंबाइन होंगे डायरेक्टली विद ईच अदर, उसके सेम हो सकती है या सिमिलर हो सकती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटा। उसके बाद आता है 5th लॉ, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके अंदर कुछ भी नहीं कह रहा बेटा, टोटल बकवास कर रहा है वो कह रहा है कि अगर एक वॉल्यूम, यहाँ पे ये स्पेशली लगेगा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, जब मेरे पास सब्सटेंस क्या होगा गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है, तब क्या होगा। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ, वैसे तो बेसिकली ये लॉ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोटल इसमें फेक मतलब ऐसे ही बोल रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में वगैरह व्हेन द गैसियस रिएक्ट विद ईच अदर, जब गैसें आपस में रिएक्ट होएगी, दे ऑलवेज डू इन वॉल्यूम, तो वो एक वॉल्यूम के अंदर कंबाइन होएगी, यानी कि एक का 1 वॉल्यूम, एक का 2 वॉल्यूम, एक का 3 वॉल्यूम, एक का 4 वॉल्यूम, यानी कि एक गैस 1 ml होएगी, दूसरी गैस 2 ml होएगी, इस तरह से वो कंबाइन होएगी, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, एक 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, एक 5 हो सकती है, एक 9 हो सकती है दूसरी गैस, ओके, विच बियर ए सिंपल रेशो टू वन अनदर टू वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशो होएगी ना, वो लगभग सिंपल सी होएगी, एक क्या होएगी, सिंपल रेशो होएगी। कैसे, वो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या बना रहे हैं HCl, ओके, इसका ही मैंने 1 वॉल्यूम ले लिया, इसका भी 1 वॉल्यूम, इसके कितने बने, अब 2 वॉल्यूम बन गए, ठीक है। तो इन तीनों की रेशो क्या है 1:1:2, वो कह रहा है कि सिंपल रेशो होएगी वो, ठीक है, यानी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की रेशो आपस में सिंपल सी होगी। ये गेस लुसाक्स वॉल्यूम लॉ है, ठीक है, एक बार पढ़ के छोड़ देना, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए।
उसके बाद आता है पर्टिकुलेट मैटर ऑफ एटम मॉलिक्यूल मासेस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बेसिकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वो भी हम नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगला हमारा आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, या लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, अभी के लिए बस इतना ही बहुत है। ओनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स लर्न करने हैं। हैव ए नाइस डे।